अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। चैप्टर 3 के अंदर हमने सीखा कि एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हर तरह का जो मैटर है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है। तो जो मैटर है वो अलग अलग तरह के डिफरेंट एटम्स होते हैं जो अलग अलग तरह के मैटर बनाने का कारण होते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स के एटम हैं वो आपस के अंदर भी अलग अलग होते हैं, उनकी बनावट और उनका स्ट्रक्चर। अगर वो दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर इंडिविजिबल हैं एटम्स की, हम उन्हें और नहीं उनको तोड़ सकते या उनके और पार्ट्स नहीं बन सकते, तो क्या वो असली के अंदर जैसे डाल्टन ने बताया था वैसे इंडिविजिबल हैं? तो इसका आंसर हमें मिलेगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, कि एटम के अंदर भी और पार्टिकल्स होते हैं। तो उनके वेरियस मॉडल्स जो स्ट्रक्चर के एटम में किस तरीके से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स अरेंज किए हुए हैं, तो ये आगे हम जानेंगे। 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट के आगे मेजर जो चैलेंज था वो ये स्ट्रक्चर पता लगाना था एटम्स का। तो जो इल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मतलब कि काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गए इसके ऊपर और तब जाके हम आज के जो स्ट्रक्चर है एटम का जो हम जानते हैं वहां तक पहुंचे। जो पहले इंडिकेशंस, जो शुरुआती इंडिकेशंस मिली कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल नहीं है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जब पढ़ने पे मिली और इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करती है अलग अलग सब्सटेंसेस में, उसके द्वारा पता लगी। तो इसमें 4.1 में चार्ज पार्टिकल्स मैटर के अंदर किस तरीके से होते हैं ये हम देखेंगे। तो ये दो एक्टिविटीज करके देखते हैं। एक तो हम देखेंगे कि हम जो सूखे बाल जो हमारे हैं उसमें कंघा फेरेंगे, तो और छोटे छोटे पीस पेपर के ऊपर ऐसे ऐसे लगाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा कंघा पेपर के पीसेस को। दूसरा, अगर ग्लास की रॉड सिल्क क्लॉथ के ऊपर आप ऐसे ऐसे उसको रगड़ने के बाद अगर गुब्बारे के पास ले जाएं तो गुब्बारे को भी वो अट्रैक्ट करेगी जो ग्लास की रॉड है। तो ये एक्टिविटीज से हमें देखा कि दो आपस में रब करने के ऊपर चीजें वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती हैं। तो वो चार्ज आया कहां से? तो ये यहां से आया कि जो एटम जो है इसका मतलब वो डिविजिबल है, उसके भी टुकड़े हो सकते हैं, एटम के अंदर भी कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो काफी साइंटिस्ट्स ने इसको रिवील करने के अंदर उनका योगदान है। तो करीबन 1900 के अंदर पता लग गया था साइंटिस्ट को कि जो एटम है वो सिंपल नहीं है, उसके अंदर भी इंडिविजिबल पार्ट्स हैं। तो जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। इससे पहले, इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले एक साइंटिस्ट ई गोल्डस्टाइन 1886 में उन्होंने डिस्कवर किया कि जो न्यू रेडिएशंस उन्होंने डिस्कवर की, जो गैस का डिस्चार्ज होता है, और उसको नाम दिया उन्होंने कैनाल रेज। ये रेज जो थी ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी जो अल्टीमेटली हमें सब एटॉमिकल पार्टिकल्स की खोज तक लेके गई। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं
जो उन पे चार्ज होता है, और ये जो सब एटॉमिकल पार्टिकल्स इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें पाया कि वो उसका चार्ज मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, लेकिन उसका साइन ऑपोजिट है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पाया जाता है उससे। तो ये अंदाजा लगाया गया कि करीबन इसका जो नया पार्टिकल है, इसका मास करीबन 2000 गुना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो इस नए पार्टिकल को नाम दिया गया प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं और ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, उसके ऑपोजिट चार्ज हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस से, और प्रोटॉन को पी प्लस से। तो जो प्रोटॉन का जो मास है उसको एक यूनिट लेते हैं हम, और चार्ज इसका +1, और जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ना के बराबर है, निग्लिजिबल, और उसका चार्ज -1। तो ये काफी हद तक लगा उस टाइम साइंटिस्ट को कि एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर ही होंगे, क्योंकि वो म्यूचुअली बैलेंस कर देंगे एक दूसरे के चार्जेस को। इसी कारण एटम पे कोई न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। और ये भी समझ में आया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो अंदर की तरफ होंगे एटम के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी से, जैसे बाहर की तरफ होते हैं तो वो मान लो संतरे का छिलका होता है, छीलने के बराबर वो एक दूसरे से आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन्स का आसान रहता है, लेकिन प्रोटॉन्स अंदर की तरफ होते हैं, वो मुश्किल रहता है उनका। तो अब ये बड़ा सवाल ये आया कि स्ट्रक्चर कैसे होगा एटम का। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानते हैं। जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी चैप्टर 3 में हमने पढ़ी थी, उसमें तो उन्होंने कहा था कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो और डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, उसका कोई हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन ये दो फंडामेंटल जो डिस्कवरीज हुई इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, जो एटम के अंदर पाए गए, तो वो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तो फेल हो गई। तो अब ये जानना जरूरी हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किस तरीके से एटम के अंदर अरेंज होते हैं, किस तरीके से पाए जाते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए। तो साइंटिस्ट जे थॉमसन जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका फिर स्ट्रक्चर एटम का प्रपोज किया, तो जो जे थॉमसन जो मॉडल ऑफ एन एटम हम देखते हैं, उन्होंने प्रपोज किया कि जैसे जो हम केक होता है या पुडिंग होती है, इस तरीके से, जैसे या फिर हम कह सकते हैं तरबूज होता है, तरबूज में जो जैसे रेड हिस्सा या सारा होता है वो मान लो पॉजिटिव चार्ज हैं, और बीच में दाने जो उसके बीज होते हैं तरबूज के, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे सारे गोल जो एटम के अंदर इस तरीके से न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होते हैं कि चारों तरफ जो हिस्सा तो प्रोटॉन्स हो गए पॉजिटिव चार्ज का, बीच 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 में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये उन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, स्फीयर मतलब गोल चीज गेंद की तरह, और उसके अंदर बीच में एम्बेड हो रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो इन्होंने थॉमसन के मॉडल में एक चीज तो अच्छी निकल के आई कि ये बता पाई कि न्यूट्रल कैसे होता है एटम। लेकिन और इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स किए साइंटिस्ट ने, वो पाया कि काफी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये मॉडल। उससे अगला मॉडल जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उनका काफी इंटरेस्टिंग मॉडल उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो उन्होंने
एक एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल के ऊपर किया। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स एक पतली गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने उसको स्ट्राइक किया। तो गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि गोल्ड मेलिएबल है, उसकी बहुत पतली लेयर बनाई जा सकती है। तो वो इतनी पतली लेयर थी, करीबन 1000 एटम्स थिक होगी। अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं, तो उनका मास 4u होता है और काफी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे, तो कंसिडरेबल काफी एनर्जी वाले ये जो रेज या ये पार्टिकल आप मान सकते हैं इन्हें। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे साइंटिस्ट कि जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको रेज को या पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स काफी हैवी हैं प्रोटॉन से, तो थोड़ी थोड़ी डिफ्लेक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट ये आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड एटम्स दिख रहे हैं लाइन के अंदर, इधर से अल्फा पार्टिकल्स लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो डायरेक्ट निकल गए, कुछ थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए, जैसे ये डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ तो बिल्कुल ही जहां से आए थे उसी डायरेक्शन के अंदर भी डिफ्लेक्ट हुए। तो जो एक्सपेक्टेशन थी एक्सपेरिमेंट के अंदर रदरफोर्ड की, उससे काफी अलग नतीजे आए। उनको ये दिखा कि ज्यादातर पार्टिकल्स, उन्हें लग रहा था कि डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन वो ज्यादातर तो सीधे निकल गए। थोड़े से पार्टिकल्स कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए और 12,000 पार्टिकल्स के अंदर से करीबन एक रिबाउंड होके वापस आया। तो ये उन्हें इतना अजीब लगा कि उन्होंने कहा कि जैसे हम पेपर डिफ्लेक्ट होके वापस आना पार्टिकल्स का उन्हें इतना अजीब लगा कि जैसे पेपर पे हम कोई गोली चलाएं और पेपर उस गोली को वापस डिफ्लेक्ट कर दे, क्योंकि उनका मानना था कि वो पतली सी शीट है और ये इतना स्ट्रांग पार्टिकल रेज उन्होंने उसके ऊपर मारी, तो डिफ्लेक्ट कैसे होगी, वो तो क्रॉस कर जानी चाहिए थी, या ये मतलब उन्हें अजीब लगा। तो ये हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे हम कोई दीवार के ऊपर सपोज आंख बंद करके कोई चीज फेंकते हैं, तो वो दीवार से टकराएगी और हमें टकराने की आवाज सुनेगी। लेकिन मान लो जैसे बार्ब्ड वायर होती है, तारों वाली कोई दीवार है जिसमें दीवार पे तारें लगी हैं, और उस पर कोई चीज फेंकेंगे तो ज्यादा देर हमें कोई आवाज ही नहीं सुनेगी, वो चीज निकल जाएगी। कभी कभी उस तार के ऊपर कोई चीज टकरा के वापस आएगी या डिफ्लेक्ट होगी तो हमें आवाज सुनेगी। तो रदरफोर्ड का जो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर ये चीजें निकल के आई कि ज्यादातर जो स्पेस है एटम्स के अंदर वो खाली है, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल में से बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गए, और काफी कम पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट हुए। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज जो एटम के अंदर है वो बड़ी थोड़ी सी जगह में होता है, इसीलिए जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स बहुत थोड़ी मात्रा के अंदर डिफ्लेक्ट हुए। और 180 डिग्री तो काफी कम पार्टिकल्स ही वापस हुए। इससे पता लगा कि जो मास है या पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो एक बहुत ही थोड़ी सी जगह कंसंट्रेटेड छोटी सी जगह के अंदर रहता है। तो इस डाटा से कंक्लूड किया कि जो रेडियस निकाला गया न्यूक्लियस का, कि एटम के अंदर जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस करीबन 10⁵ टाइम्स कम होता है। मतलब 1 डिवाइड बाई 10⁵, 10 के आगे 50, इतना छोटा। इसको आप कह सकते हो कि 1,00,000वां गुना हिस्सा छोटा, कि एटम के साइज के मुकाबले जो न्यूक्लियस का साइज 1,00,000 गुना छोटा होता है सेंटर में। तो इस बेसिस के इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने मॉडल प्रपोज जो किया, उसमें एक बहुत ही छोटा पॉजिटिवली चार्ज
न्यूक्लियस सेंटर के अंदर है, जिसमें ज्यादातर मास जो एटम का वो न्यूक्लियस में ही होगा, सेंटर में। और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में, अच्छी तरह जिनको डिफाइन किया जा सके ऐसे ऑर्बिट्स में चारों तरफ घूमेंगे। और जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो एटम के साइज के मुकाबले बहुत ही छोटा होगा, जो सेंटर में न्यूक्लियस है उसका साइज। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी फिर निकले रदरफोर्ड मॉडल के। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्टेबल नहीं माना गया, क्योंकि इस मॉडल के तहत अगर कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो उसकी एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन के दौरान जो पार्टिकल है वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और जब एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हुए, तो वो एनर्जी लूज करेगा, और लूज करके वो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की तरफ गिर जाएगा। लेकिन एक्चुअल के अंदर तो एटम्स बहुत ही स्टेबल होते हैं, तो